आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ततिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह कल से जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं और 3 रोजा ये दौरा रहने वाला है। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और सिक्योरिटी सूरत हाल का वो जायजा लेंगे। और ये जानकारी भी सामने आ रही है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला को भी सिक्योरिटी जायजा इजलास में मदऊ किया जा सकता है। और जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू बीजेपी ऑफिस में इस वक्त तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है। वहां पर सारी जो अरेंजमेंट्स है, जो तैयारियां हैं, वो देखने को मिल रही हैं और सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। कल अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं और 3 रोजा उनका दौरा रहने वाला है। इस बीच वजीर दाखिला अमित शाह जो है सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे और आला अफसरान के साथ मीटिंग भी की जा सकती है और साथ ही साथ वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ भी मुलाकात की जा सकती है। जराये के मुताबिक जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और जम्मू बीजेपी ऑफिस की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर किस तरीके से तैयारियां की जा रही है। सारा जो अरेंजमेंट है वो किया जा रहा है, यानी कि तैयारियां जोरों शोरों पर इस वक्त देखने को मिल रही है। और जम्मू में बीजेपी ऑफिस में सजाया जा रहा है, साफ सफाई वहां पर की जा रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के पेश नजर ये सारी तैयारियां इस वक्त की जा रही है। जम्मू की तस्वीरें देख रहे हैं आप कि जम्मू बीजेपी ऑफिस में किस तरीके की सूरत हाल इस वक्त है। वहां पर हर कोई इंतजार कर रहा है और तैयारियां भी जोरों शोरों पर वहां पर की जा रही है। और कल से वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं और 3 दिन तक जम्मू कश्मीर का वो दौरा कर सकते हैं। इस बीच कई ऐसी जो मीटिंगें हैं वो होने वाली है, अफसरान के साथ मीटिंगें होने वाली है। जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, उसका भी जायजा जो है वो अमित शाह की तरफ से लिया जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। जम्मू में 2 दिवसीय और कश्मीर घाटी में 1 दिवसीय दौरा रहने वाला है, जहां पे बेहद अहम ये दौरा जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक भी 7 तारीख को देखने को मिलेगी। इसी पर बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फिर गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, कितना अहम ये दौरा मान रहे हैं, क्योंकि काफी समय से बीते समय में देखने को मिल रहा है आतंकी घटनाओं में जो है वो वृद्धि हो रही है। कितना अहम ये दौरा मान? देखिए, संसद के सत्र के बाद एकदम से प्राथमिकता जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को दी गई, तो उससे साहिब जाहिर होता है कि वो विशेषकर जम्मू कश्मीर की चिंता करते हैं। पिछले दिनों जो इनकाउंटर में यहाँ पर कठुआ में चला, तो सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए, क्योंकि यूटी के डायरेक्ट इंचार्ज गृह मंत्री रहते हैं, उसी आधार पर मुझे लगता है उनका ये दौरा होगा और काफ़ी ऑफिशियल मीटिंग और सुरक्षा एजेंसियों के साथ इस प्रकार की मीटिंग्स होंगी। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एमएलए के साथ भी वो बैठक ठीक है, करेंगे। पार्टी की स्वाभाविक बात है कि पार्टी के कुछ लोगों के, वरिष्ठ लोगों के साथ और एमएलए जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके साथ भी बैठेंगे। क्या बैठक रहेगी, क्योंकि 8 से 9 के बीच में एक प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। देखिए, संगठनात्मक बैठकें और यहाँ का जो प्रदेश को देखते हुए किस प्रकार की आगे काम करना है, इसी आधार पर बैठकें होती हैं। ये रूटीन बैठक उसी प्रकार से गृह मंत्री जी के आने पर। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा कुछ ही समय पहले जो है, कुछ दिन पहले जो है स्टेटमेंट गया था कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को जो है वो कठुआ के इनकाउंटर से ना जोड़ा जाए। किस तरीके से? ठीक है, वो केवल उसी के लिए नहीं आए हैं, समय समय पर उनका जो आना रहता है। मैंने पहले कहा कि गृह मंत्रालय डायरेक्ट यूटी का इंचार्ज रहता है, उसी आधार पर उनका दौरा रहेगा और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ के दूसरे आने वाले समय में प्रधानमंत्री का दौरा, ये सभी विषय रहेंगे। एमएलए के साथ जो बैठक रहेगी, कितना महत्वपूर्ण ये बैठक होगी? क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे
क्योंकि उन्हें लोगों के बीच में रहना है, तो डायरेक्शंस उनकी तरफ से रहती हैं कि पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, इन सभी कार्यक्रमों को जागरूक किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, कल गृह मंत्री अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में यानी कि एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे और उसके बाद उनकी बैठक जो है वो एमएलए के साथ देखने को मिलेगी। बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि सबसे पहले एमएलए के साथ वो बैठक करेंगे और उसके बाद अगले दिन यानी कि 7 तारीख को वो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक जो है वो जम्मू में देखने को मिलेगी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा जो है वो माना जा रहा है। एमएलए के साथ बैठक करेंगे, आगे की रणनीति को जो है वो तैयार किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ शुभ शर्मा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर वक्फ तरमीमी बिल पर जिस तरीके से जो हंगामा है वो जारी है और मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की सदारत में जो मीटिंग थी जो 7 अप्रैल को होने वाली थी, उस मीटिंग को रिशेड्यूल किया गया है। अब 9 अप्रैल को जो ये मीटिंग है वो होने वाली है। 9 अप्रैल को ये मीटिंग होगी और जहां पर बताया जा रहा है कि मीरवाइज उमर फारूक की रिहाइश घर पर ही जो ये मीटिंग है वो होने वाली है और वज़ीर दाखिला के दौरे के पेश नज़र जो ये फैसला है वो लिया गया है। जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है, एहतजाजी सरगर्मियां भी देखने को मिली, मुख्तलिफ रियासतों में इसके खिलाफ पोस्टर्स भी लगाए गए। इसी सिलसिले में एक अहम इजलास 9 अप्रैल को तलब किया गया है, जिसकी सदारत मीरवाइज मौलवी उमर फारूक करेंगे। इजलास में वक्फ कानून के मुख्तलिफ पहलू पर गुफ्तगू की जाएगी और आइंदा की हिकमत अमली भी तरतीब दी जाएगी। जहां पर मीरवाइज उमर फारूक की सदारत में जो मीटिंग रहने वाली थी वो 7 अप्रैल को रहने वाली थी, लेकिन अब इसे रिशेड्यूल किया गया है। अब जो ये मीटिंग है वो 9 अप्रैल को होगी। वक्फ तरमीमी बिल पर जो हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है और उसी हवाले से जो बातचीत है वो मीरवाइज उमर फारूक के घर पर जो मीटिंग है वो रहने वाली है, वहां पर बातचीत होगी, मुख्तलिफ पहलू पर गुफ्तगू की जाएगी। और पहले ही जो मीटिंग है 7 अप्रैल को रहने वाली थी, लेकिन अब जो इस मीटिंग को रिशेड्यूल किया गया है, अब 9 अप्रैल को मीरवाइज उमर फारूक की सदारत में जो अहम मीटिंग है वो होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर रिजर्वेशन पर काबीना की जिली कमेटी का कल एक अहम जो मीटिंग है वो होने वाली है। SKICC में जो मीटिंग रहने वाली है, कई वफूद से मुलाकात भी इस मौके पर की जाएगी। मीटिंग में अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा सकता है, रिजर्वेशन से मुतालिक मामलात पर भी बातचीत होगी। जहां पर जो रिजर्वेशन पर देखने को मिल रहा है कि मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है और उसी सिलसिले में जो काबीना वजीर सकीना इत्तू है उनकी तरफ से जानकारी दी गई, जहां पर रिजर्वेशन पर कल जो एक अहम मीटिंग रहने वाली है, SKIC श्रीनगर की बात करेंगे, वहां पर मीटिंग होगी और तबादला ख्याल किया जाएगा। सकीना इत्तू की तरफ से जो ट्वीट है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि इस हवाले से कल एक SKICC में मीटिंग रहने वाली है और रिजर्वेशन की बात करेंगे, उस हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे, जितने भी अहम मुद्दे होंगे, उस हवाले से कल बातचीत की जाएगी और इस मीटिंग में कई अहम मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। रिजर्वेशन से मुतालिक कई ऐसे मामलात हैं जिन पर कल बातचीत की जा सकती है और कई ऐसे वफूद से भी कल मुलाकात हो सकती है। काबीना वजीर सकीना इत्तू की तरफ से जो ट्वीट है वो किया गया और जहां पर काबीना वजीर सकीना इत्तू की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 2 बजे के करीब की गई और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाएंगे। आप सबसे बात करूं, कुछ इश्यूज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जिनको एड्रेस करना वक्त पे बहुत अहम है। आज आप सब जानते हैं कि जो रिज़र्वेशन का इशू है वो बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत जो हमारे जवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस पे बहुत हर तबके फ़िक्र के लोग जो हैं वो इसको लेके परेशान हैं। आपको याद होगा कि जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, जब उमर अब्दुल्ला साहब को लोगों ने एतमाद दिया, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने भरोसा दिया और उमर अब्दुल्ला साहब के पास कुछ डेपुटेशन आए जिन्होंने इस खदशात का इजहार किया
कि रिजर्वेशन पॉलिसी पे जो है सरकार को गौर करना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला साहब ने इतना इस चीज़ को सीरियसली देखा, सीरियसली लिया, उनकी बात सुनी और दूसरे दिन उन्होंने एक सब कमेटी तश्कील दी है, जिस सब कमेटी में 3 मिनिस्टर्स जो है वो इस सब कमेटी में काम कर रहे हैं, वो मीटिंग्स ले रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो जो डेपुटेशन आ रहे हैं, वो जो हमारे पास लोगों के रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, उनको एग्जामिन किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। और ये देखिए सीरियसनेस इतना नहीं कि सिर्फ सब कमेटी बनाना, बल्कि सब कमेटी का मुकर्ररा टाइम 6 महीने रखना। ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसमें कितना सीरियसली जो है सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमें जो टास्क दिया गया है, हमें हर रोज़ हर शाम चीफ मिनिस्टर साहब को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आज कितने रिप्रेजेंटेशंस को एग्जामिन किया गया है, आज क्या डेवलपमेंट हुई है, आगे क्या होने वाला है, कब तक आप अपना रिपोर्ट सबमिट करोगे जो सब कमेटी है। तो मैं समझती हूँ कि ये पहली बार हुआ है जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक तो सब कमेटी बनाई और सब कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया गया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ पॉलिटिशियन, कुछ लोग जो जिनको मौका चाहिए सरकार को क्रिटिसिज्म करने का, वो हर वक्त इसी आड़ में रहते हैं कि हम क्रिटिसिज्म करें। आपको याद होगा जब असेंबली सेशन चल रहा था, रिजर्वेशन को लेके एक सवाल आया था, जिस इंसान ने ये सवाल दिया था मैं उसका नाम नहीं लूँगी आपके सामने, लेकिन आप शायद समझ जाएंगे, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। इतने सीरियस क्वेश्चन में वो असेंबली में नहीं आए, एब्सेंट रहे। अगर उनको इतना दर्द होता, अगर सही में वाकई में वो सीरियस होते, तो इस असेंबली क्वेश्चन में आके हमसे सवाल पूछते, हमसे जवाब लेते कि क्या सरकार कर रही है। लेकिन वो इतने नॉन सीरियस थे, क्वेश्चन लिस्टेड भी हुआ लेकिन वो एब्सेंट रहे, वो असेंबली में नहीं आए। जब एब्सेंट रहे और शाम को वो अपने आप को, उनको लगता है कि सारी दुनिया जो है वो ट्विटर पे हम घुमा सकते हैं, ट्विटर पे हम लोगों को अपनी तरफ राकिब कर सकते हैं। अगर लोग उनकी तरफ होते तो आज उमर अब्दुल्ला साहब को इतनी मेजॉरिटी नहीं होती। शाम को जब निकले, एक सवाल ट्वीट किया, कहा कि सरकार सीरियस नहीं है, सब कमेटी का जो टाइम दिया गया है वो सवाल में मेंशन नहीं है। मैंने कशिर पक्ष बना अत कचमस कोत कड़े। लेकिन जब मैंने उनको ट्वीट किया, मैंने कहा मैं इसको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सीरियस थे, अगर आप रिजर्वेशन से रिगार्डिंग सीरियस हो, आप हाउस में प्रेजेंट क्यों नहीं रहे, आप एब्सेंट क्यों रहे? आप आते, हमसे सवाल पूछते, चीफ मिनिस्टर था उनसे सवाल पूछते, कंसर्न मिनिस्टर मैं हूँ मुझसे सवाल पूछते, कमेटी के मेंबर्स से सवाल पूछते कि आपने क्या किया। उनको हमदर्दी नहीं है, लेकिन हमें हमदर्दी है, चीफ मिनिस्टर साहब को हमदर्दी है। हम चाहते हैं कि ये मसला सेटल हो, हर एक को बराबर बराबर अपना शेयर मिले, किसी के साथ ज्यादती ना हो, कोई शिकार। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर सज्जाद गनी लोन ने उमर हुकूमत पर कई सवाल उठाए हैं। सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद की, जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत और नफ्स को ना नुकसान पहुंचाया जाए, सज्जाद गनी लोन की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे से कोई खास उम्मीद नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन की तरफ से इन बातों का इजहार किया। सज्जाद गनी लोन ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात की और इस मौके पर उन्होंने इन बातों का इजहार किया है, जहां पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत को रिजर्वेशन पॉलिसी पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला की हालिया मीटिंग पर भी सवाल उठाए और साथ ही साथ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के 3 रोज़ा दौरा कश्मीर पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस दौरे से कोई खास उम्मीद नहीं है। और सज्जाद गनी लोन ने गुलिस्तान न्यूज से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, आपको सुनाएं। देखिए, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है कि एक नॉर्मल केस आया है रिजर्वेशन के बारे में और गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और उसमें जो कुछ भी उन्हें असेंबली में बोला है उसके बरक्स दिया है। और फिर अगर उन्हें एक कमेटी बनाई है तो लीगली ये तो एक लीगल मिस्ट्री बनती है कि अगर आपके पास एक कमेटी बनी है तो द लीस्ट यू कैन डू कि आप उसमें एफिडेविट में बोल सकते हैं कि जनाब हमने कमेटी बनाई है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, ये तो टोटली अपोज कर रहे हैं, जो इन्हें चीज़ में असेंबली में बोली है उसके बरक्स बोल रहे हैं।
देखिए, आई विल टेल यू समथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जो चीज़ कानूनन हाई कोर्ट में चली जाए उसका एक माने होता है, जो असेंबली में जाए उसका एक माने होता है। आप कोर्ट में एक बात बोल रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि अब हम डेलीगेशन से मिलेंगे। आई डोंट थिंक इट मेक सेंस, इट डज नॉट एड अप। मुझे भी मालूम है कि उतना आसान रिजर्वेशंस को हल करना नहीं है, ये एक बड़ा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। लेकिन सरकारें होती हैं कॉम्प्लेक्स इश्यूज को रिजॉल्व करने की। गवर्नमेंट को सीधे बोलना चाहिए कि भाई या कि मेरे पास करेज नहीं है ये करने के लिए, या मैं ये करूँगा। ये जो कमेटियां बनाना, टाइम लेना, डिले करना और यहाँ से रिक्रूटमेंट होती जा रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो अच्छी बात नहीं। देखिए, जहाँ तक ये सवाल है, हमारा पक्ष असेंबली के साथ है। हम चाहते हैं कि जो आपका जो इलेक्टेड असेंबली है वो रिफ्लेक्ट करती है विल ऑफ द पीपल ऑफ जे.एंड.के। पहले तो दिल्ली सरकार ने हमको यूटी बना दिया, जो कि एक ह्यूमिलेटिंग चीज़ है, और ये बता दिया कि आपका वोट गुजरात से, हरियाणा से, तमिलनाडु से कम, आप कानून साजी नहीं कर सकते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं होगा, कमिश्नर सेक्रेटरी के लेवल के आईएएस वो आपके पास नहीं होगा। तो वो क्रिपल करती है गवर्नमेंट को, जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको क्रिपल करती है। लेकिन मुझे ये बताइए, एक सरकार जो एक इनकलाबी नवीयत की सरकार बीजेपी के खिलाफ बनी थी, क्या जरूरत थी तब इसी उमर अब्दुल्ला साहब को पहले जाकर शॉल देने के लिए वहां? डिड ही गो एंड उसी दिन जब इसने सरेंडर किया, इसने अपना वजन बता दिया उनको। हमने दिल्ली से ये सब चीजें वापस लेनी है। ये गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है, ये चॉकलेट पॉलिटिक्स नहीं है। अंकल आंटी की दुनिया से बाहर आए, सबको इकट्ठे करें। अब कल उन्होंने मीटिंग की, मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या हम वहां एमएलए नहीं थे? क्या पीडीपी वाले नहीं थे? क्या वो बाकी आजाद उम्मीदवार नहीं थे? इसमें भी पॉलिटिक्स। वी नीड अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स एंड इट नीड्स सैक्रिफाइस। इफ ही इज विलिंग टू सैक्रिफाइस, हम इसमें फॉलो करने के लिए तैयार हैं। बाकी मीटिंगों से, फिर चिट्ठियां लिखने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली हमें, अगर इसको किसी अंकल ने बोला है दिल्ली में, अंकल जी झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज जो ये ट्रांसफर्स का मामला है, इसे तो लगता है सब खतरे में, या वो इनसे झूठ बोल रहे हैं या ये हमसे झूठ बोल रहे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ दिल्ली जाकर सरेंडर ना करे, शॉल देना बंद करे, कश्मीर के लोगों के पास उनकी ताकत है, उधर जाएं, कोई कोलैप्स नहीं होगा। बट इफ अगर एक टांग दिल्ली में और एक यहां, यू हैव टू अंडरस्टैंड, झूठ। आप कोलैप्स की बात कर रहे हैं, बिजली पर झूठ, सिलेंडर्स पर झूठ, नौकरियों पर झूठ, हर एक चीज पर झूठ, झूठ पे झूठ। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। प्लस ऑफ कोर्स ये स्टेटहुड का मामला जो है, एंड दैट इज एन, वो हम सब का मामला है। जब तक स्टेटहुड हमारे पास नहीं है, हमारी आइडेंटिटी, शनाख्त है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, वो खतरे में है। और ये गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। ही शुड टेल द पीपल वेदर ही हैज द गट्स टू गेट इट बैक। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले तो लोग समझते नहीं है, फिर एक नई जनरेशन आई थी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी नई जनरेशन है, उनको वो पढ़ते ही नहीं है हिस्ट्री क्या है। वो वीडियो देखते हैं, वो वीडियो भी उनको आधे मिनट का होना चाहिए। एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर ने कहा कि ओपन मेरिट पर आने वाले उम्मीदवारों को रिलीफ देना जरूरी है और उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में ये मसला जल्द हल किया जाएगा। रिजर्वेशन एक ग्रेव इशू है, और क्या डिफेंड करते हैं क्या डिफेंड नहीं करते हैं हम। अल्टीमेटली हमें ओपन मेरिट वालों को रिलीफ देना है। ओपन मेरिट वालों के साथ हम ज्यादती नहीं कर सकते कभी भी, किसी भी सिचुएशन में। इसमें निटिगिटीज़ है, इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ इन्वॉल्व है, इसमें कुछ हमें इश्यूज आ रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमें इंश्योर करना है कि जस्टिस हो जाए। जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज्यादती जो हो रही है वो खत्म होनी चाहिए। कमेटी बनी है, कोर्ट केस चल सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज पुलवामा में एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसकी सदारत एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिद्दीन मीर और जिले सदर मोहम्मद खलील बंद ने की। एमएलए राजपुरा ने कारकुनान पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद रहें और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। इस मौके पर गुलाम मोहिद्दीन मीर ने हालिया वक्फ बिल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से अफसरान की तबादलियों के हवाले से भी बातचीत की। से जो हमने कल हंगामी मीटिंग बुलाई, इसका सबसे बड़ा मकसद था जो वक्फ एक्ट के जो तरमीमी बिल
जो कल जो पार्लियामेंट ने पास किया, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा ने भी उसको पास किया है, उसी के खिलाफ हमने ये रिजल्टमेंट दिखाने के लिए कल ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। क्योंकि ये जो एक्ट है, ये जो वक्फ एक्ट में उन्होंने तरमीम की है, ये न सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ है बल्कि सारे जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके खिलाफ है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को सेकंड शहरी बनाने के लिए ये एक पहला कदम है। मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को या माइनॉरिटीज को मार्जिनलाइज करने के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। इसी के खिलाफ कल हमने अपनी रिजल्टमेंट दिखाई है, जो हमने कल अपनी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता हमारे ऑनरेबल मेंबरान थे और जो हमारे साथ अलाइज थी, उनकी जो मीटिंग हमने कल ली, एक तो ये रेजोल्यूशन हमने वह पास की कि हम इस जो वक्फ एक्ट तरमीम एक्ट, जो वक्फ एक्ट में उन्होंने तरमीम की है, उसके खिलाफ है, हम टोटल खिलाफ इसके है। और दूसरी बात, जो एलजी ने हाल ही में जो उसके डोमेन में नहीं आता था, जो उसके हद अख्तियार में नहीं आता था, जो उसने काम किया, जो ट्रांसफर्स उसने की है, वो उसने जो रिऑर्गेनाइजेशन बिल भी है, अगर उसी के मुताबिक वो चलता तो फिर तो वो उसके मुताबिक भी वो ट्रांसफर इस तरह नहीं कर सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए चारूर अली मोहम्मद डार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के हालिया बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि अगर एलजी कहते हैं कि वो अपने दायरा इख्तियार में रहकर फैसला लेते हैं, लेकिन उन्हें अवाम का एहतराम करना चाहिए। अली मोहम्मद डार ने मजीद कहा कि एलजी को चाहिए कि वो अवामी हुकूमत से मशवरा करके फैसला करे ताकि जमहूरी इख्तियार को फरोग मिले। डोमेन में रख के भी उनको अवाम का एहतराम करना चाहिए। अवाम सबसे बड़ी ताकत है, अवाम ताकत का सरचश्मा है, उसको अवामी सरकार से पूछ के ही काम करना चाहिए। मैं मानता हूँ 4 या 5 अगस्त के बाद रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसमें इनको कुछ पावर्स मिले हैं, मगर फिर भी ये उनकी ड्यूटी है कि वो अवाम के मैंडेट को एहतराम करे, अवाम की सरकार से पूछ के काम करे। इसका मतलब ये नहीं है चीफ मिनिस्टर। बारामूला के वेस्टर्न बस स्टैंड से एक बस चोरी होने का हैरान कन वाकया पेश आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर भी पहुंच गई और जाए वारदात का मुआयना करने के बाद एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। तमाम मकामी लोगों ने इंतजामिया पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बस स्टैंड पर बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान है, न तो वहां मुनासिब रोशनी का इंतजाम है और न ही सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं, जिसकी वजह से इस किस्म के जराइम को रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। नाम है सर, मैं वाइस प्रेसिडेंट वेस्टर्न बस स्टैंड का हूँ। तो हमें सवेरे फ़ोन आया, हम घर में ही थे तो फ़ोन आ गया कि इस तरह बात हुई है कि गाड़ी यहाँ से चोरी हो गई है। पहले बोला कि गाड़ी की एक बैटरी निकाली है किसी ने, तो इतने में आया फ़ोन, नहीं जी बस भी ले गए। ये एक ही जगह पर गाड़ियाँ 2 थी, चौकीदार को हवाले की थी इस ड्राइवर ने। सुबह जो हमारा एक उसूल है कि जब हमारी गाड़ी यहाँ आती है तो ड्राइवर ये कंडक्टर बिल्कुल टंकी दिखा रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको चौकीदार को, तो इत्मीनान से रहते हैं, हम भी शांति में रहते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि ये जो वेस्टर्न बस स्टैंड बारामूला जो है ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे ख्याल में श्रीनगर से भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमको कोई इंतजामात फैसिलिटी नहीं है, लाइटें नहीं हैं, सीसी कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है। अब हमें उम्मीद है यहाँ जो एसएसपी साहब आए हैं बहुत अच्छे काबिल हैं, तो हमें वो इसमें मदद करें, क्योंकि ये आज का ही वाक़ा नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ नौशहरा में, वहाँ से तहसील बोनियार में, वहाँ से 5 गाड़ियाँ चोरी हो गई हैं, छोटी गाड़ियाँ। आज वो तो है, वो ऐसा चीज़ है कि वो इंसान जेब में भी रख सकता है, मगर ये जो बस है एक मकान जैसा है ये, अगर ये चोरी हो गई तो फिर कमाल की बात है कि फिर क्या हो जाएगा। हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है डीसी साहब से, एसएसपी साहब से, अपने जो आए हैं हमको आईपीएस को यहाँ। तो आज ये पहली बार हमने ये जो यहाँ पर हमारे बस स्टैंड में कांड हुआ, ये आज इतनी देर मुझे भी हो गई 40-42 साल बस चलाते, तो बारामूला में आज पहली बार है ये। पहले हम सुनते थे चलो गांटमूला में होगी चोरी, बनियार में होगी चोरी, हंदवाड़ा में होगी चोरी, मगर छोटी गाड़ियों की। जो ये बड़ी गाड़ी की चोरी हुई है, एक मकान लिया किसी ने उठाकर, देखो चोर का दिल कितना बड़ा है। और ये चोरी बारामूला में भी होती है, कुपवाड़ा में भी, श्रीनगर में भी, मगर बस आज तक कभी चोरी नहीं हुई। छोटी मोटी गाड़ियाँ हुई, तेल की टैंकी चोरी कर दी गई, और कोई छोड़ बैटरी वगैरह, ये एक गाड़ी है हमारी ये 59, इसकी बैटरी भी ली। वो कंडक्टर कैश रखते थे, कैश उतना नहीं होता है,
चेंज वगैरह होता है 10-1500 रुपया इसके गाड़ी में भी था, क्योंकि सुबह के टाइम पर हमको चेंज लगता कुल है। मिला के बात करें कितना नुकसान हुआ आज? नुकसान हमारा तो जब से मैं बोलूँ हम बारामूला में हैं, हमारा तो कम से कम यहाँ बहुत नुकसान हुआ। तेल की टैंकियाँ चोरी ले गए, पहले पूरी की पूरी टैंकियाँ खाली कर दी गई। तो चलो वो छोटा मोटा है, 10-12 हज़ार का है। अगर ऐसे में हम टोटल करेंगे नुकसान कितना हुआ, जो ये गाड़ी है ये 12-13 लाख की है, तो तेल बैटरी ये सलब डेनमू लेकर मेरे हिसाब से तकरीबन 50 लाख का नुकसान हमारे अड्डे में हुआ आज तक। इतना नुकसान होते हुए भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो अफसर साहबान हैं, डीसी साहब है, एसएसपी साहब है, हमारे यहाँ पर एसएचओ साहब हैं, हम डेली बिल्कुल अभी हमने बस का भी आइडेंटिफाई कर लिया, बस कहाँ पर है, और सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह को एनालाइज किया जाएगा, फिर उसमें दिख जाएगा कि चोर कौन है। हमने ऑलरेडी 3-4 चोरों को पकड़ा हुआ है, उनको हमने एफआईआर भी दी गई है। दे आर इन लॉकअप के जेल में हैं वो अभी। 2-3 बेल आउट भी हुए हैं, तो देखते हैं सीसीटीवी फुटेज से क्या पता चलता है अपने को। विल आइडेंटिफाई द कल्प्रिट, उसने लिया है। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।